हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज कक्षा। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई एम श्योर कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर को लेके वो सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशन। देखिए, जैसे कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के साथ इसका रिलेशन क्या है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया एंड फॉरेन का जो क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की तरफ से देखिए तो इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर एंड उससे पहले एंड उसके बाद भी क्या रिलेशन रहा है दूसरे देशों का, वो हम समझेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंस के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया फेस मेनी चैलेंजेस। देखिए, जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 3 चैलेंजेस इंडिया ने फेस किया था, ठीक है, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया था, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। देश के अंदर जैसे जैसे प्रॉब्लम थे, देश के बाहर भी प्रॉब्लम था। कोई अगर न्यूली बोर्न कंट्री, ठीक है, सडनली करके तो एक दिन में अपना पूरा रिलेशन दूसरे देश के साथ अच्छे से नहीं क्रिएट कर सकता है। इट्स टेक टाइम, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, सो देखो, इंडिया शेप्स इज फॉरेन रिलेशन विथ एन एम टू रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशन एंड अचीव द सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ द पीस। देखो, इंडिया पहले से यह मानता आ रहा है कि हम एकदम जितना भी देश है दुनिया में उन सबका सोवर्निटी रेस्पेक्ट करेंगे। सोवर्निटी मतलब जो दूसरा देश है उसके जो अंतरिम मुद्दा है और उसका जो किसी का बॉर्डर हम नहीं लेंगे, किसी के बॉर्डर में हम हमला नहीं करेंगे, ये वगैरह वगैरह चीज़ें, उसको हम समझते हैं सोवर्निटी। ठीक है, हम दूसरे देश का जो सोवर्निटी है उसको हम नहीं करेंगे एंड हम पीस मतलब शांति की तरफ हमेशा अपना कदम रखेंगे। हम कभी भी झगड़ा करने के लिए कभी भी आगे नहीं जाएंगे, हम कभी भी वार को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ इंडिया हमेशा से मानता आ रहा है एंड पहले से भी देखो, इंडिया ने कभी भी आज तक किसी पर पहले हमला नहीं किया है। कोई अगर देश इंडिया पर हमला करता है तो हम उसका जवाब देते हैं। ठीक है, In the post-Second World War period, world politics lead to the division of the countries of the world into the two clear camps, अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अंडर द सोवियत यूनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो दूसरा बुक है आपका वर्ल्ड का, उसमें आपने पढ़ा होगा जो वर्ल्ड था, ठीक है, उसमें टोटल 2 पार्ट्स हो गया। ठीक है, एक था यूएसएसआर वाला, ठीक है, यूएसएसआर वाला पार्ट हो गया जो रशिया लीड कर रहा था, ठीक है, दूसरा था यूएसए वाला पार्ट। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड एकदम सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट हो गया। इस टाइम में इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने ना इधर का ज्वाइन किया ना उधर का ज्वाइन किया। इंडिया ने खुद अपना एक बनाया था नाटो। ठीक है, इंडिया ने खुद अपना एक बनाया था नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, कुछ अदर कंट्रीज के साथ मिलके, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक, द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या है, जैसे कि अभी मैंने बोला नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब नॉन अलाइन पॉलिसी का मतलब है ये जो कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था बस यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली तो कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा था, बट एकदम एनी टाइम हमला हो सकता है, हमले के लिए सब लोग प्रस्तुत थे एंड डायरेक्टली कोई हमला नहीं कर रहा था, बट इट्स ए कोल्ड वॉर, कोल्ड सा एक वॉर चल रहा था। ठीक है, मतलब बीच बीच में वॉर चल रहा था बट दिख नहीं रहा था लाइक दैट। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, इंडिया को ऐसा लगा कि हम अगर इधर ज्वाइन करेंगे तो इधर वाले नाराज़ हो जाएंगे और अगर इधर ज्वाइन करेंगे तो इधर वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो हमको किसी को नाराज़ नहीं करना है, हमको सबको साथ लेके चलना है, सब भाई भाई। ठीक है, तो इंडिया ये पॉलिसी हमेशा से मानता आ रहा है कि हम किसी को ज़्यादा सपोर्ट कम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सबके साथ हैं और हमारे लिए हमारा देश फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहेगा। इंडिया के लिए हमेशा उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले रहेगा एंड देश सबसे पहले रहेगा। मतलब हम अपने देश के बारे में पहले सोचेंगे एंड दूसरों के बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ट्रीटी साइन करना हो, कोई भी सिग्नेचर करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें साइन करना हो, कोई भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन साइन करना हो, उसमें पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा देश का क्या फ़ायदा है, हमारा देश सबसे आगे आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हर देश का, नॉट ओनली इंडिया, दूसरे भी देश है, वो नेशनल इंटरेस्ट मतलब देश का हित सबसे पहले ही रखते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेहरू। जैसे कि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे एंड उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो 1946 से लेकर 1964 तक उनका बहुत ही योगदान रहा है देश के फॉरेन पॉलिसी को प्ले करने में, जिनमें मेनली 3 उनका सजेशन था, उनका मोटिव था, ठीक है, जिन पर वो चलते थे फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। उनका 3 योगदान मेनली, एक था हार्ड एंड सोवर्निटी, दैट मीन्स हमारे देश की सोवर्निटी को
कोई हार्म नहीं कर सकता है। दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दैट मीन्स हमारा जितना भी एरिया है, बॉर्डर है, उसमें कोई दूसरा देश कब्जा नहीं कर सकता है, वो हमारा है मतलब हमारा है, ठीक है। एंड प्रमोशन ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट होना चाहिए, ये भी नेहरू जी का मानना था। Next point, despite of the fact that the mainly leaders from India maintained the India to follow the pro-US foreign policy, Nehru wished to achieve the objective of the foreign policy through the strategy of non-alignment. देखो ऐसे बहुत सारे लीडर थे भारत में उस वक्त में, देखो लीडर तो ओनली नेहरू जी नहीं थे, उस वक्त में बहुत सारे लीडर थे ना, आप कह सकते हो लाइक गांधी जी भी लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लीडर थे, खान अब्दुल गफर खान भी लीडर थे, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को मानना चाहते थे, बट नेहरू जी यहाँ पे चाहते थे कि नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी फॉलो हो, सब लोग नॉन अलाइनमेंट को अच्छे से लाइक मेंटेन करें, कोई भी किसी को ज़्यादा सपोर्ट कम सपोर्ट ऐसा ना करे। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, जैसे कि मैंने बताया दो कैंप था, एक था यूएसए वाला, ठीक है, दूसरा था सोवियत यूनियन और आप कह सकते हो यूएसएसआर वाला, ठीक है। तो भारत ऐसा सोचता था कि हमको नॉन अलाइनमेंट वाला फॉलो करना है, मतलब इधर भी नहीं जाना है उधर भी नहीं जाना है। इंडिया वांटेड टू कीप away from the military alliances led by the US और the Soviet Union, ठीक है। भारत किसी की तरफ भी झुकना नहीं चाहता था, दोनों को एकदम इक्वल मेंटेन करके चलना चाहता था, दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहता था, इसलिए भारत ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट का जो पॉलिसी है वो अडोप्ट किया, मतलब ना इधर ना उधर, ठीक है। 1950s के टाइम पे इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड टू वेरियस इंटरनेशनल इशूज एंड कुड गेट एड ऑफ द असिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द बोथ पावर ब्लॉक्स, मतलब 1950s में क्या हुआ था, भारत ने क्या किया, इस दुनिया का मतलब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए डिसीजन लिया कि हम दोनों पावर ब्लॉक से सपोर्ट लेंगे, दोनों पावर ब्लॉक से सपोर्ट लेंगे, हम यूएस वाले ब्लॉक से भी सपोर्ट लेंगे एंड यूएसएसआर वाले ब्लॉक से भी सपोर्ट लेंगे। बट मैं अगर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कहूँ तो भारत को ना हमेशा यूएसए मतलब अमेरिका वाले ब्लॉक से ज़्यादा सपोर्ट मिलते आ रहा है, यूएसएसआर मतलब रशिया वाले ब्लॉक से। आज भी देखो भारत का कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है जितना अच्छा आप रशिया के साथ है। देखो हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, देखो भारत का जब नीड था, ज़रूरत था, भारत में जब इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया था 1965 में, तब अमेरिका ने क्या किया, जो जानवर का खाना खिलाने वाला था ना, मतलब जानवर का जो खाना होता है वो भारत के लोगों को दे दिया। बट रशिया ने देखो हमेशा उस पर सपोर्ट करते आ रहा है। देखो 1970s में जब भी लाइक वार हुआ बांग्लादेश के साथ, तब रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो नेहरू चाहता था कि दोनों एक साथ रहे, बट एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि अमेरिका हमको उतना लाइक नहीं मतलब मान रहा था जितना सोवियत यूनियन आप कह सकते हो रशिया जितना हमको हेल्प और सपोर्ट कर रहा था, लाइक दैट, ठीक है। अफ्रो एशियन यूनिटी, अफ्रीका एंड एशिया का जो यूनिटी है वो भी हम समझेंगे। तो देखो नेहरू जी एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द एशियन अफ्रीका। नेहरू जी एक लाइक जो देखो 1940s 50s में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज लाइक कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, बहुत सारे कंट्रीज जिनको इंडिपेंडेंस मिल रहा था, नेहरू जी उनके साथ बात करके एक नया स्टैंड क्रिएट करना चाहते थे, एक नया अपना क्रिएट करना चाहते थे जो उन दोनों मतलब यूएसएसआर और यूएसए के अलायंस से थोड़ा मतलब अलग रहे, दूर रहे, जिसकी वजह से बाद में आप कह सकते हो कि ये क्रिएट हुआ नाम, ठीक है। तो देखो अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू जी की लीडरशिप में मार्च 1947 में एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, ठीक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद देखो इंडिया सपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन एंड अपोज द रेसिज्म स्पेशली देर इन द साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा कि जो बॉडी का कलर है, शरीर का जो रंग है, ठीक है, उसको लेके बहुत ज़्यादा चलता था, मतलब काला सफ़ेद इसमें बहुत ज़्यादा होता था। तो हम इसको टोटली अपोज कर रहे थे, ठीक है, हम डिकोलोनाइजेशन को अपोज कर रहे थे, मतलब हम डिकोलोनाइजेशन चाहते थे, मतलब कोई भी एक देश दूसरे देश में जाके अपना राज ना करे, दूसरे देश में जाके अपना कॉलोनी ना बनाए, वो भी हम चाहते थे। स्पेशली जो साउथ अफ्रीका में ये जो रेसिज्म हो रहा था उसको भी हम स्टॉप करना चाहते थे उस पीरियड में, ठीक है, वो भी एक लाइक इम्पॉर्टेंट था। और देखो साउथ अफ्रीका में पूरा इंडिपेंडेंस मिलते मिलते बहुत टाइम लग गया, 1980s 1990s में एकदम जब नेल्सन मंडेला ने एकदम पूरा ख़त्म किया, उसमें बहुत टाइम लग गया, 1940 से लेकर 1890 40-50 साल का भी टाइम लग गया था, ठीक है। उसके बाद देखो जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वो इंडोनेशिया के सिटी बैंगडुंग, इंडोनेशिया की एक फेमस सिटी है बैंगडुंग, ठीक है, उसमें 1955 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो बैंगडुंग शहर में होता है, उसको फेमसली लोग बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस बोल के भी जानते हैं, ठीक है। एंड जिसमें ही बात किया गया था नाम के फॉर्मेशन के लिए, इसमें डिस्कस किया था कि नहीं हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा, जिसमें न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे एशिया एंड अफ्रीका के, ओके। एंड इसमें क्या होगा, इसमें हम उन दोनों कैंप से अलग रहेंगे, ठीक है। फाइनली जो नाम
क्रिएट हो गया था, ठीक है, बेलग्रेड समिट 1961 में, सितंबर 1961 में क्रिएट हो गया था। तो ये एमसीक्यू में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे छोटे भाई छोटे बहन, आपके इस बड़े भाई को आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। बड़ा भाई समझ के आप हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चैप्टर का डिस्कशन, सजेशंस वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी सब कुछ लाते रहेंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीस इन द कन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना के साथ जो भी पीस कन्फ्लिक्ट वगैरह वो आप समझेंगे। देखो, इंडिया चाइना का रिलेशन कभी भी उतना अच्छा नहीं रहा है। हमेशा पहले से देखो, इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा है, बट इनिशियल स्टेज में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तब रिलेशन थोड़ा अच्छा था। देखो, इंडिपेंडेंट इंडिया बिगिन रिलेशन विद चाइना ऑन द फ्रेंडली नोट। देखो, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था इनिशियली 1947 में, और चाइना को पता है 1949 में इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब आप कह सकते हो दोनों देश को सेम टाइम पे अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंस मिला है। एंड इनिशियल स्टेज हमने वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ, वहाँ का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था उसके साथ हमारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, दोनों ने एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करने का एक सिद्धांत लिया था। एंड ऑफिशियली मैं आपको आज बोलूँगा तो बिलीव नहीं होगा, उस टाइम पे हमने एक अच्छा रिलेशन क्रिएट किया भी था। ओके, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके देश चाइना में विजिट करते हैं, वहाँ के लीडर्स भी हमारे देश में विजिट करते हैं, ठीक है। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा से ऐसा लगता था कि कभी ना कभी ये जो चाइना है वो हम पर अटैक कर सकता है, कभी ना कभी चाइना हम पर एग्रेशन दिखा सकता है, कभी ना कभी चाइना हमको हमारे साथ बेईमानी कर सकता है। बट जवाहरलाल नेहरू जी तो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको तो मतलब ऐसा बिलीव ही नहीं होता था, मतलब उनको उनके दोस्त पर पूरा भरोसा था। बट एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी पर ज़्यादा भरोसा, मतलब दिस इज़ अ रियल लाइफ, मतलब एजुकेशन आप कह सकते हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि किसी पर अगर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं ना तो वो हमेशा हमारे साथ बेईमानी करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब जवाहरलाल नेहरू उतना चाइना पर भरोसा कर देता है तब जो पटेल जी थे वो बार बार ना कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने भरोसा किया है नेहरू जी ने, और पंचशील एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया था, 5 प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए 5 प्रिंसिपल का एक साइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। एंड 29 अप्रैल 1954 में एक फ्रेंडली रिलेशन हमारे दो देश इंडिया चाइना के बीच में शुरू होते हैं, ठीक है। बट बात बिगड़ जाता है बाद में, वो कैसे बिगड़ता है हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। प्रॉब्लम ऑफ तिब्बत, इस प्रॉब्लम से बात पूरा बिगड़ जाता है, बात पूरा एकदम खत्म हो जाता है। देखो क्या होता है, तिब्बत एक प्लेट्यू रीजन है जो सेंट्रल एशिया और एशिया, जो आप कह सकते हो सेंट्रल वेस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक है। वो चाइना का जो इंडिया के साथ जो मैक्सिमम बॉर्डर है वो तिब्बत का था, मतलब पहले के टाइम पे। बाद में तो चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, मतलब तिब्बत को कैप्चर करने के पहले इंडिया का मैक्सिमम बॉर्डर तिब्बत के साथ था, इंडिया था, ठीक है। यानी तिब्बत एक अलग सा एक पार्ट था, कंट्री था, आप कह सकते हो, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट के मुताबिक हम इंडिया कोई भी किसी भी मतलब चाइना का कोई भी इंटरनल मैटर में बात नहीं करेंगे। एंड ऐसे करके टोटल 5 प्रिंसिपल्स पर साइन होता है, ठीक है। अब देखो 1959 में क्या होता है, जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, ठीक है, उन पर वो चाइना वाले थोड़ा हमला करने लगते हैं एंड अटैक करने लगते हैं 1950 से ही। तो दलाई लामा को ना चाहते हुए भी इंडिया में शरण लेना पड़ता है। एंड इंडिया कभी भी लाइक सबको हेल्प करता है, तो यहाँ पे भी इंडिया ने सोचा अरे हेल्प कर देंगे अच्छा होगा, तो इंडिया ने क्या किया, दलाई लामा को एजाइलम दिया। बाकी दलाई लामा को एजाइलम देने का नतीजा इंडिया को बहुत बुरा भुगतना पड़ा, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। द चाइना इन्वेंशन ऑफ 1962। चाइना क्या करता है 1962 में, पूरा इंडिया में एकदम हमला, बोलो हमला करके हमला बोल देता है। चलो इसको देखते हैं। तो 1950s में क्या हुआ, दलाई लामा के जो तिब्बत रीजन था, तिब्बत का लीडर था दलाई लामा, ठीक है, तिब्बत का स्पिरिचुअल लीडर। एंड ये बोलते हुए आज भी हमें खुशी होता है, वो आज भारत में है एंड वो आज भी हमारे बीच में है, मतलब उनका आज भी वो जिंदा है, ठीक है। तो 1960s में क्या होता है, दलाई लामा को वो लोग पूरा अटैक करते हैं, दलाई लामा को भागते हुए इंडिया आना पड़ता है। एंड दलाई लामा जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन, प्रेजेंट अरुणाचल है, वहाँ से इंडिया में घुसे थे, आज भी वो भारत में ही है, ठीक है। भारत के हिमाचल रीजन में उनका जो आश्रम है वहाँ पे वो है, ठीक है। तो जिसकी वजह से चाइना को ऐसा लगा कि आपने मतलब पंचशील एग्रीमेंट में बोला था कि लाइक आप हमारे इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करोगे, इंटरनल मैटर्स पे आप कोई इशू नहीं करोगे। देखा जा रहा है कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स पे बात कर रहे हो, लाइक हमारे इंटरनल चीज़ों पे आप अटैक कर रहे हो, जिसकी वजह से चाइना को गुस्सा आ जाता है। दलाई लामा को इंडिया ने क्यों शरण दिया, इसको लेके चाइना को बहुत गुस्सा आ जाता है।
जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना ने भी इंडिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। तो चाइना वार डिटेन्ड इंडियाज इमेज द होम एंड द अब्रॉड, ठीक है। एंड जिसकी वजह से बहुत एक 1962 में वो इंडिया में घुस गया एंड बहुत वार हुआ। एंड उन्होंने, बिलीव नहीं करोगे, वो लोगों ने इंडिया का एक रीजन आज की डेट में उसको अक्साई चीन बोलते हैं, प्रेजेंट लद्दाख में है, उसको पूरा कैप्चर कर लिया। आज भी वो चाइना के हाथ में, इंडिया का जो नेहरू गवर्नमेंट था उस वक्त का, एंड आज तक भी वो इंडिया वहाँ से नहीं ले पाया था। एंड दूसरा, अरुणाचल का भी मैक्सिमम रीजन कैप्चर कर लिया था, कहीं कहीं तो आसाम तक भी वो घुस गए थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंडिया को बहुत एक फेस करना पड़ा, बट अरुणाचल प्रदेश इंडिया गवर्नमेंट में बाद में ले लिया था, ठीक है, उतना इफेक्ट नहीं हुआ। बट अक्साई चीन रीजन को आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ले पाया। तो ये नेहरू जी का एक बहुत ही बड़ा रॉन्ग डिसीजन एंड बहुत ही बड़ा एक ब्लैक हिस्ट्री आप कह सकते हो थे उस वक्त में, ठीक है। देखो, ये बेसिक चीज़ है, हमको किसी पर भी उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको किसी पर ट्रस्ट करने से पहले 4 बार सोच के ट्रस्ट करना है। स्पेशली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा गया था, फ्रेंडशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था। तो हमको हमारे देश के बारे में पहले सोचना चाहिए फ्रेंडशिप से ज़्यादा, क्योंकि हमारा देश हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वॉर एंड द पीस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी हमारा रिलेशन उतना अच्छा कभी भी नहीं रहा है। जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो लोगों ने क्या किया, इंडिया पे क्या किया, इंडिया पे अटैक कर दिया कश्मीर रीजन पे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा एक हिस्सा आप कह सकते हो, जैसे कि आज की डेट में हम जिसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो ले लिया था। एंड हमारे देश की लीडरशिप भी उस वक्त में उतना अच्छा नहीं था नेहरू जी के टाइम पे। तो नेहरू जी क्या करे, उन पर अटैक करके हमारा हिस्सा लेने के वजह बिना उन पर नहीं अटैक किया, हमारा हिस्सा हमको नहीं मिला, डायरेक्ट वो UN में जाके पहुँचे। UN वाले बोले जितना लिया उतना रखने दो उनको, आप जितना है उतने में खुश रहो, ऐसा किया। ये ऑलरेडी टोटली डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। पूरा एकदम मुझे तो अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। आपको अटैक करके अपना हिस्सा ले लेना चाहिए था, जिसकी वजह से उनका वो डिसीजन, नेहरू जी का उस टाइम का उस डिसीजन की वजह से आज भी भारत का जो POK रीजन है वो अभी भी पाकिस्तान के अंडर ही है। हम मानते हैं वो हमारा है, एक दिन हमारा हो जाएगा ज़रूर, बट आज तो वो पाकिस्तान एकदम कैप्चर करके रखा है, ठीक है। बट हम मानते हैं कि जल्द से जल्द वो रीजन हमारा हो जाएगा, हमारे देश में ऐसा लीडरशिप होगा जिसके जो ये रीजन को कैप्चर कर सकेगा, ठीक है। तो उस वक्त ये बहुत ही गंदा डिसीजन था नेहरू जी का, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज भी फेस कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है इंडिया में मिलते हैं वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। बहुत गंदा लाइफस्टाइल हो रखा है उस रीजन के लोगों का, ठीक है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है क्या हालत है, वो अब मैं क्या ही बोलूँ, भूखमरी से जूझ रहे लोग, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी गंदा सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पाकिस्तान के साथ इंडिया का मेनली 2-3 बार वॉर हो जाता है, ठीक है। एक तो 1947 में ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1965 में हो जाता है, ठीक है। जब 1965 में जब शास्त्री जी का गवर्नमेंट था तब होता है, ठीक है। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस वॉर होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद 1919 कब हुआ, 1999 में कारगिल का वॉर, आपको पता ही होगा, कारगिल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे थे। 2019 में भी उन लोगों ने अटैक किया था हमारे इंडिया के रीजन में, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा ही होगा, न्यूज़ में देखा होगा, अभिनंदन वर्तमान, जिन्होंने एकदम डायरेक्ट स्ट्राइक किया, क्योंकि पहले के समय पे जो गवर्नमेंट थे वो कुछ नहीं बोलते थे, बट अभी के हमारे गवर्नमेंट एकदम स्ट्रांग है। वो आप हमको अटैक करोगे तो हम भी आप पे अटैक करेंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप अपना मुंह दिखा के चला जाओगे, हमारे देश के लोगों को आप हार्म कर रहे हो, हम आपको छोड़ देंगे, सारे टेररिस्ट को ख़त्म कर देंगे, हम रहने नहीं देंगे, बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट का अभी का आर्मी का ये मानना है, हम बोलते हैं इंडियन आर्मी को सशक्त है आज की डेट में, और भी होना चाहिए। कोई भी हम पर आग उठा के देखे एकदम ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो बांग्लादेश 1971 का वॉर, ठीक है, उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी एक्चुअली मैटर क्या था मैं आपको समझाता हूँ। 19 क्या होता है 70s में वहाँ पे इलेक्शन होता है पाकिस्तान, तो उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे का पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है। तो उस इलेक्शन में क्या होता है, वहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान है वहाँ के जो लीडर्स थे, ठीक है, वो तो जैसे कि जुल्फ़िकर अली भुट्टो था वहाँ का लीडर, वो जीत जाता है। जुल्फ़िकर अली के भुट्टो के जीतने के बाद क्या होता है, जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का सरकार जीतता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये जो जुल्फ़िकर अली भुट्टो है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया, ठीक है। उन्होंने पूरा एकदम शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के एकदम जेल में डाल देते, जिसकी वजह से जो बंगाली पीपल्स थे वो बहुत हर्टेड हो जाते हैं, एकदम ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एकदम वार छिड़ जाता है। आप बोलोगे तो इसमें इंडिया क्यों अपना नाक आगे लाया, ठीक है। देखो, इसकी वजह से
मोर देन 80 lakhs ऑफ द बांग्लादेशी जो इंडिया में घुस रहे थे। इंडिया के स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में घुस रहे थे। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन रीजन में बहुत सारे बंगाली कम्युनिटी के जो पीपल है वो घुस रहे थे, जो इंडियन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, लाइक जैसे कि मोर देन 80 लाख पीपल, 80 लाख इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, समझ रहे हो। आज की डेट में देखोगे तो मेघालय का टोटल पॉपुलेशन ही 40 लाख है। ठीक है, एंड आप देखो त्रिपुरा का टोटल पॉपुलेशन समथिंग 40 लाख है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उस समय पे 80 लाख लोग घुस रहे थे। इज नॉट ए शॉर्ट अमाउंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग था। ठीक है, तो जिसकी वजह से इंडिया को ना चाहते हुए भी इसमें अपना मतलब करना पड़ा, इंडिया को आना पड़ा। ठीक है, एंड इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ, उस टाइम पे मैंने जैसे कि पहले ही बोला था, उस टाइम पे रशिया ने, यूएसएसआर ने हमको हेल्प किया था। एंड एक 20 ईयर का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था इंदिरा गांधी एंड यूएसएसआर के बीच में, मतलब रशिया के बीच में। एंड हमने उसको, पाकिस्तान को हरा दिया। एंड इंडियन आर्मी जब उतरी ना बांग्लादेश पे, तो एकदम कुछ ही दिनों में एकदम पाकिस्तान के 93,000 आर्मी को एकदम पैरों में गिरा दिया। एंड एक न्यू देश बोल के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया, जिसका नाम था बांग्लादेश। एंड वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान को एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया। एंड एक न्यू कंट्री क्रिएट हो गया था। एंड उस पाकिस्तान के हाथ से उसको पूरा इंडिपेंडेंस मिल गया था। यस, न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन हर बार नहीं, मतलब 2-3 साल बाद आता ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है, आप डायरेक्टली इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। 4 में 4 मिलेगा, वो मेरा गारंटी है। ठीक है, इंडिया देखो एक इनिशियल स्टेज में जवाहरलाल नेहरू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत विश्वास करते थे। एंड भारत का जो न्यूक्लियर इनिशिएटिव है वो होमी जे भाभा जी ने भारत में लाया था एंड भारत में शुरू करने का बात किया था। नेहरू जी भी एक चाहते थे कि हमेशा पीस रहे। ठीक है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देश में बना रहे, शांति रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, देखो इंडिया हमेशा लाइक कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी लाइक एनपीटी हो गया, सीटीपीटी हो गया, वो हमेशा अपोज किया है 1968 में ना, अदर प्रॉब्लम्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो फॉरेन पॉलिसी में कि जो इंडिया है वो हमेशा फर्स्ट अटैक को नहीं फॉलो करता। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो ही हम उसके ऊपर अटैक करते हैं। इंडिया डो नॉट बिलीव्स इन द फर्स्ट अटैक और द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अटैक। ठीक है, वो हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, ये डायरेक्टली 4 पॉइंट्स है, वो आप लिख सकते हो 4 मार्क्स के लिए। बुक में और भी अच्छे अभी 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इंडिया ऑलवेज कंसीडर द एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी समझता है। ठीक है, इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था 1974 में, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किया था, जिसकी मदद से पूरे दुनिया को पता लग गया कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है। हम इसके साथ पंगा नहीं ले सकते, ये भी बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमको डीएम कर सकते हो। एंड कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। वी आर ऑलवेज हेयर। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। टीम ह्यूमैनिटीज कक्षा इज ऑलवेज फॉर स्टूडेंट्स। सो चलिए आज के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।